नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जांगड़े, बजरंगबली प्रभु को याद करते हुए, क्योंकि जिसके साथ बजरंगबली होते हैं वो जीत उसकी निश्चित तौर पर होती है, जिसके साथ नहीं होते उनका पिक्चर भी फ्लॉप हो जाता है। होता है नहीं होता? ठीक है। अर्जुन के रथ पर बजरंगबली थे, अर्जुन जीत गया। ठीक है। और मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि हे पार्थ ऐसे आगे बढ़ो, लेकिन बाण मारना आपको है, काम करना आपको है, कर्मयोगी आपको बनना। और ऊपर में बैठे कौन है? हमारे बिग बॉस। ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करना है। बोलो जय बजरंगबली। ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षक की आकृति। शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षक की आकृति। देखो जब हम लोग शेप की बात करते हैं, आकृतियों की बात करते हैं, सबसे पहला ऑर्बिटल हमारे पास में होता है, किशन बताएगा, एस कक्षक। कौन सा बेटा? एस कक्षक। एस कक्षक जो है ये गोलाकार होता है। क्या होता है बेटा? गोलाकार होता है। और ऊपर से अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल होता है। अदिशात्मक मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती, हर दिशाओं में एक समान इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। प्रत्येक दिशा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वितरण एक समान होता है। मैं अभी आपको ऑर्बिटल बना करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला ऑर्बिटल जो होता है, ठीक, वो होता है 1s ऑर्बिटल। क्या होता है? 1s ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल है। कौन सा है बेटा? 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल की बात करूं, n का मान यहाँ कितना है? 1 है, और l का मान कितना है? 0। क्लियर है? ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल जो बताने जा रहा हूं मैं, 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना है? n का मान कितना है? 2, और l का मान अब भी क्या है? 0। ठीक है। अभी तीसरा ऑर्बिटल जिसका आकार ज़्यादा होगा, चलो हो गया ये। ठीक है। इस ऑर्बिटल का नाम है 3s। n का मान कितना है? 3, और l का मान अब भी क्या है? 0 है। अब देखो इन कक्षकों को आप गौर से देखेंगे तो इन कक्षकों में कुछ क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 है। ठीक है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं नोडल पृष्ठ, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको गोलीय नोड, या हम लोग इसको बोलते हैं नोडल त्रिज्यीय नोड, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्यीय नोड। इतने सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है। ठीक है। नोडल पृष्ठ मतलब कि नोडल सरफेस, और स्फेरिकल नोड, और साथ ही साथ क्या है बेटा? रेडियल नोड। क्लियर है? ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब इन तीनों का अर्थ क्या है, जरा वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो कक्षक के भीतर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 होती है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, नोडल सरफेस, कॉमा स्फेरिकल नोड, या रेडियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल नोड कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझ में आया? पहले कक्षक में रेडियल नोड इक्वल्स टू 0, दूसरे कक्षक में रेडियल नोड इक्वल्स टू 1, तीसरे कक्षक में रेडियल नोड इक्वल्स टू 2 है। ये देखो यहाँ एक ही रेडियल नोड है, यहाँ पर 1 और ये 2 रेडियल नोड है। बोलो क्लियर है? तो किसी भी कक्षक के भीतर का वह क्षेत्र
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेडियल नोड कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने बनेंगे? रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। क्या बोला तूने? n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। बोलो समझ में आ रहा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता शून्य कहाँ कहाँ होती है? पहला तो होता है नाभिक में। किस में बेटा? नाभिक में। दूसरा कहाँ होता है बेटा? रेडियल नोड, अभी बताया, रेडियल, या इसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड, या फिर इसका एक और नाम क्या दिया गया है बताओ? नोडल सरफेस। ठीक है, ये। और इसके बाद हम लोग बताएंगे, नोडल सरफेस के बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, नोडल तल, यानी कि नोडल प्लेन। इसको एंगुलर नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। तो ये तीन जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को साइन स्क्वायर बोलते हैं, जिसका मान शून्य होता है, और वो तीन जगहों में होता है। क्या बात क्लियर हो गई क्या? तो अगर आपसे पूछेगा उपरोक्त में से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रायिकता शून्य होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या आएगा आंसर? फोर्थ, ऑल इज वेल, फोर्थ। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कितने बच्चों को पहले से ये बात जानकारी थी? बाकी कोई बात नहीं, पूरा बोल रहा हूँ। ठीक, चलो यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा, किसी परमाणु के अंदर रेडियल नोड निकालना है। क्या निकालना है? रेडियल नोड। मैं ये नाम रेडियल नोड बार बार इंग्लिश में बोलूंगा क्योंकि यहीं से ही प्रश्न आएगा। ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। क्लियर? सबसे पहले यहाँ ऑर्बिटल लिखूंगा, फिर मैं n निकालूंगा, फिर मैं l निकालूंगा, फिर मैं रेडियल नोड निकालूंगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। बोलो क्लियर है? ठीक है। ऑर्बिटल मेरे पास 1s हो सकता है, 2s हो सकता है ना, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, और साथ ही साथ 3d हो सकता है। बोलो हो सकता है? 3s हो सकता है, 2p कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ? 3p कर देता हूँ। क्लियर है? तो n, l और किन के मान चाहिए आपको? रेडियल नोड के। n का मान कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 3। और इतनी केमिस्ट्री आपको मालूम है। l का मान s कक्षकों के लिए कितना होता है? 0। s कक्षकों के लिए 0, s कक्षकों के लिए 0, p कक्षकों के लिए 1, p कक्षकों के लिए 1। n प्लस l माइनस 1, रेडियल नोड की संख्या। 1 में से 0 गया 1, 1 माइनस 1 0, 2 में से 0 गया 2, 2 माइनस 1 1, 3 में से 0 गया 3, 3 माइनस 1 2, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 1 0, 3 में से 1 गया 2, 2 माइनस 1 1। तो ये रेडियल नोड की संख्या होगी। क्या सबको समझ में आया? कि पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, लिखोगे? किशन, क्या हाल चाल है? नहा क्या? नाश्ता किया है? क्या खाया? इडली खाया? वाह। चटनी अलग से लिया था उससे? सांभर चटनी? गले तक खा लिया, अब तो नींद आ रहा होगा तेरे को।
क्लियर? लिख लेना बाद में, है ना। अब कक्षक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पी कक्षक। लिख लेना, मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक, पी कक्षक की जब मैं बात करूंगा तो पी कक्षक के लिए सबसे पहले इसका आकार कैसा होता है बेटा? डमरू आकार होता है, डम्बेल शेप। क्लियर है? दूसरी चीज, इसके लिए एल का मान होता है 1 और एम के 3 मान संभव है, -1, 0, +1। बोलो यही होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, ये डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक, यानी दिशा होती है, एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, जेड अक्ष हो, इसमें पर्टिकुलर एक दिशा होती है। -1 के लिए, है ना, एक्स ऑर्बिटल होगा पी एक्स या पी वाई या पी जेड, बच्चों को ये लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुछ भी हो सकता है, पी एक्स ये पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है। ये पी वाई है तो ये पी जेड और पी एक्स भी हो सकता है, ये पी जेड है तो ये पी एक्स और पी वाई भी हो सकता है। ये तीनों कक्षक जो है दे आर समभ्रंश कक्षक। ये क्या होता है बेटा? समभ्रंश, यानी डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, हमारे पास अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पी कक्षक, तीनों पी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है, अतः ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षक कहलाने की वजह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, इसके लिए m का अधिकतम मान कितना होता है बताओ? +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर पी एक्स, पी वाई या पी जेड इक्वल्स टू कितना होता है? -1। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये चीज़ सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब इन कक्षकों की आकृतियों को जरा समझते हैं, इन कक्षकों के बारे में जानते हैं। मेरे को एक कॉपी चाहिए बेटा समझाने के लिए। ला बेटा कॉपी है, देख। ये रफ कॉपी है क्या बेटा? फेयर कॉपी? आंख बंद करो, जादू दिखाता हूं। दिख रहा है ये? एस कक्षक, जादू देखे, रूप बदल दिया इसका। अब एस कक्षक ये हो गया है, तो इसका मतलब ये एस कक्षक किसी भी तीनों दिशाओं में, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तीनों दिशाओं में एक समान इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। तो ये अदिशात्मक था। क्या था? अदिशात्मक। अब एस आकार को बदल के पी बना दो। डबल लेग पीस टाइप दिखता है, टंगड़ी टाइप का, ठीक है। जादू दिखाऊं तुम लोग को? ये एस कक्षक है मेरे हाथ में, क्लियर है? ये एस कक्षक है कि नहीं है यार? ठीक है, अब देखना, गौर से देखना, ठीक। शेप बदल गया इसका, शेप बदल गया नहीं बदल गया?
ये कौन सा कक्षक है? पी कक्षक है। मस्त जादू दिखाना, ठीक है। ये नहीं करना घर में तुम लोग, आजमाना मत, इसके लिए विशेष प्रकार की सिद्धियों की जरूरत होती है, ठीक है। हाँ चलो, जय काली कलकत्ते वाली तेरी वचन ना जाए खाली, हर जिन्नाट नाग नागिन का जोड़ा मंत्र मार बना दूं घोड़ा, हर हर महादेव। देखो चलो, ये हो गया कक्षक। क्या है बेटा? कक्षक है। अब इस कक्षक की बात करूं तो ये 3 प्रकार का होता है। पीएक्स हो सकता है, पीवाई हो सकता है, पीजेड हो सकता है। बोलो क्लियर है? हमने इससे पहले नोडल सरफेस या रेडियल नोड देख लिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं नोडल तल की। वह तल जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। सपोज ये पीवाई है तो ZX तल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 है, ठीक है। चलो, ये अगर PZ है तो XY तल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 है। ये अगर क्या है? PX है तो Z है ना, YZ एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। बोलो समझ में आ रहा है? पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस अब हम लोग एक पॉइंट देखने जा रहे हैं, नोडल तल। क्या देखने जा रहे हैं? नोडल तल या नोडल प्लेन या कोणीय नोड, इसी को बोलते हैं। नाम में कंफ्यूज मत हो ना, एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर लेना। एंगुलर नोड, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, ठीक है, इक्वल्स टू एल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एल के बराबर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। फॉर पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है, पी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। इनके लिए मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? एंगुलर नोड निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एंगुलर नोड कैसे होंगे? पी एक्स है, एक्स को छोड़ दो, बचा क्या? वाई जेड, ठीक है। तो ये होगा वाई जेड प्लेन, इनके लिए एंगुलर नोड होगा। पी वाई है तो वाई है, कौन सा बच गया? जेड और एक्स, ठीक है। जेड एक्स प्लेन इनके लिए एंगुलर नोड होगा, ठीक है। पी जेड है तो क्या होगा बताओ? एक्स वाई प्लेन इनके लिए क्या होगा? एंगुलर नोड होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? पक्की बात है यहाँ? सबको समझ में आया? ठीक है। यानी अगर मैं कक्षक दूं और रेडियल नोड या एंगुलर नोड पूछूं तो आप बता सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं टोटल नोड। टोटल नोड इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था? l। l से l रे धाए धाए कैंसल, तो n माइनस 1। अगर आपको टोटल नोड निकालना है तो n माइनस 1 लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्की बात है? चलो, अब देखो यहाँ पर है ऑर्बिटल, ये है n, ये है l, ये है रेडियल नोड, ये है एंगुलर नोड। तुम सोच रहे होगे मास्टर लिखने क्यों नहीं दे रहा? दूंगा लिखने, अभी टेंशन दूंगा लिखने। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिटल। क्या लिख रहा हूँ? हम सोच ही कुछ नहीं रहे, हम जानते तेरे को, तू पागल आदमी ना। यही बोली मन मन में, सोची ना यही? अच्छा, पागल छोड़ के कुछ और बोली? कल रात में क्या सब्जी है? गल का, ये क्या होता है? मेरे को कल एक नया रेसिपी पता चला, कोयला। इंग्लिश वाली बच्ची भेजी, सेमी सुखा के रखते। नहीं, सही में ये क्या है बेटा? L। और यहाँ रेडियल नोड इक्वल्स टू क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1। बोलो क्लियर है? और एंगुलर नोड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? L, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखेंगे टोटल नोड इक्वल्स टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, या इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1। क्लियर है ना? ठीक है। ऑर्बिटल लिख देता हूँ मैं यहाँ,
1s भी होगा, 2s भी होगा, अब तो 2p 3s भी होगा। अरे यार ये रख बेटा, 2s भी होगा, 2p भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। बोलो है, ठीक है। n का मान देखो कितना है, 1 2 2, अरे 2 के बाद 3 ही आएगा क्या पागल लोग? 2 नहीं दिख रहा है यहाँ, अंधा है क्या पगले? ठीक है, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ कितना है 3। l की वैल्यू क्या है 0, l की वैल्यू 0, p की वैल्यू, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 2। रेडियल नोड इक्वल्स टू n माइनस एल। 1 माइनस 0 कितना होता है 0, पागल लोग। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 है ना, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। बोलो हो गया। एंगुलर नोड का मान क्या होता है l के बराबर, बताओ कितना 0 0 1 1 2, ठीक है। टोटल नोड इक्वल्स टू, तो 0 0 1 1 2, क्लियर है। टोटल नोड इक्वल्स टू होता है n माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, या ऐसे कर लो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, ये टोटल नोड होंगे। समझ में आ गया सभी को? पक्की बात है यहाँ तक सबको समझ में आया? लिखो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर कौन सा, तीसरा, डी कक्षक। क्या देखने जा रहे हैं, डी कक्षक, ठीक। डी कक्षक कैसे होते हैं, डबल डंबेल शेप होते हैं और ऊपर से डायरेक्शनल यानी दिशात्मक होते हैं। इनके लिए L का मान कितना होता है 2 और M के 3 मान संभव है -2 -1 0 +1 +2। अब आप समझो यहाँ पर ये जो -2 है ये dxy भी हो सकता है, dyz भी हो सकता है, dzx भी हो सकता है। -1 जो है dyz भी हो सकता है, dzx भी हो सकता है, dxy भी हो सकता है। बोलो बात क्लियर है? और ये जो 0 है ये फिक्स है, ये dz² ही होगा। और ये जो +1 है ये क्या होगा बताओ, dzx भी हो सकता है, dy है ना, zx xy भी हो सकता है और d क्या हो सकता है बेटा, yz भी हो सकता है। देखो xy yz zx, xy yz zx, xy yz zx, ठीक है चलो। और ये जो +2 है ये dx² - y² हो सकता है, यानी dxy dyz और dzx ये लोग क्या है, समभ्रंश कक्षक है। क्या है बेटा, समभ्रंश कक्षक है। यानी इसके लिए m का अधिकतम मान कितना होगा, हाँ m का अधिकतम मान +1 और m का मिनिमम मान कितना होगा। समझ में आ रही बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? पक्की बात है यहाँ तक? पक्का समझ में आया, ठीक है। अब देखो डी कक्षकों के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ एंगुलर नोड की। किसकी बात करने जा रहा हूँ, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, ठीक है। चलो तो ये कितने होते हैं, P में एक नोडल प्लेन होता है। P में कितना होता है, एक, और D में 2 नोडल प्लेन होगा। कैसे, ये सब ले जाना ना बेटा वापस, मैं रख के क्या करूंगा, ले जा लेना वो सब चीज। ले मेरे को एकदम धक धक हो रहा है। पिछले साल किसका कॉपी था, तेरा ही था, इसलिए तो बोली ना इसका कॉपी ले लो करके। जानती थी तू चलाक कहीं की। किसी को समझ नहीं आएगा तो कॉपी लेके आ जाना, समझा नहीं। वो क्या चीज,
समझ नहीं है? ले कॉपी दे। ये वाले टॉपिक में ना 100% बच्चों को समझ में आता है। तो मैं 10 बार पूछा हूँ बेटा किसी को नहीं आ रहा है समझ में, तो बोलता है नहीं सर आ गया। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास डी सब ऑर्बिटल है, ये y और x एक्सेस में डी एक्स वाई है। एक नोडल प्लेन ये होगा और एक नोडल प्लेन ये होगा, बोलो होगा। तो किसी भी डी कक्षक में नोडल तल जो होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि पी में कितने थे? 1 था। क्लियर है? पी में कितना था? 1 था। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे बेटा? हाँ, नंबर ऑफ एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। जैसे कौन कौन से होंगे? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। क्लियर है? अब मैं नोडल प्लेन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नोडल प्लेन की। किसकी बात कर रहा हूँ? नोडल प्लेन की। नोडल प्लेन के लिए एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो यही है। ठीक है, अब गौर से देखना बच्चों, इसके लिए नोडल प्लेन कौन सा बच गया? एक्स और वाई में क्या बच गया? जेड। तो ये जेड एक्स और वाई जेड ये नोडल प्लेन है। क्लियर है? ठीक है, और वाई जेड में क्या बच गया? एक्स। तो एक्स वाई और जेड एक्स ये नोडल प्लेन है। यहां पर क्या बच गया? वाई। तो वाई जेड और एक्स वाई ये नोडल प्लेन है। बोलो क्लियर है? डी जेड स्क्वायर की बात करूं तो डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है, ये डी कक्षक है और ये होता है। आप यहां से काटो तो भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व मिल रहा है, नोडल प्लेन 0। आप ऐसे काटो तो भी नोडल प्लेन 0 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा रिंग जैसा होता है। ऐसे काटोगे तो भी नोडल प्लेन 0 मिल रहा है, मतलब नोडल प्लेन है ही नहीं। नोडल प्लेन वह तल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 होती है। ऐसे काटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऐसे काटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऐसे भी काटो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ नोडल प्लेन 0 और यहाँ पर भी नोडल प्लेन क्या होता है? 0 ही होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? पक्की बात है यहाँ तक? तो डी कक्षक में नोडल प्लेन कितना होता है बेटा? 0 होता है। क्लियर? ठीक है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, जैसे एक मैं प्रश्न दूं आपको, मैं आप देखता हूं बना पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है ना, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक में कुल नोडों की संख्या 1, 2, 3, 4। तो कैसे बनेगा? देखो, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बोलो है? ठीक है, चलो n का मान कितना है? 4। l का मान कितना है d के लिए? 2, बोलो यही है। ठीक है, टोटल नोड इक्वल्स टू होता है n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी कितना होगा? 3। आंसर क्या जाएगा? क्लियर है? लिखो। और ये किया तो गलत किया, बोलो गलत किया। क्यों? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन तो क्या होता है? 0 होता है। देखो, इसके लिए रेडियल नोड इक्वल्स टू क्या होगा? n माइनस एल माइनस 1। n का मान कितना है? 4। l का मान कितना है? 2 और माइनस 1। 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। रेडियल नोड 0 1 है। और एंगुलर नोड कितना होता है? 0 होता है। अभी मैंने आपको बताया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है? एंगुलर नोड क्या होते हैं? 0 होते हैं। अच्छा, टोटल नोड इक्वल्स टू क्या होगा? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, यानी 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो आएगा आंसर कितना? 1। यकीन मानो ये प्रश्न एग्जाम में आता है, बच्चा अटेम्प्ट करता है, क्योंकि छोटी लंबाई का प्रश्न आसान होगा ऐसा उसको लगता है। ठीक है, और बच्चा जब बनाने जाता है तो बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है। पहली बात तो ये सब पढ़े नहीं है, परमाणु संरचना में ये सब कोई पढ़ा हुआ नहीं होता। और उसके जो पढ़ते भी है तो उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। उनके पास जानकारी ये नहीं होती कि एंगुलर नोड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितना होता है? 0 होता है। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि ये जल्दी जल्दी क्यों करा रहे, लिखने का टाइम क्यों नहीं मिल रहा। मैं पूरा PDF दे दूंगा आपको। मैंने बोला ना, मैं कुछ काम से आधा घंटा लेट आया था आज की क्लास में,
ठीक है, तो कुछ प्लानिंग चल रही थी, उसको आज से इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। इसको आप घर में आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? ये चीज़ पक्का समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ तक तो हमने कक्षक से रिलेटेड बातें कर ली। अब NCERT क्लास 11th भाग 1 अध्याय 2 परमाणु संरचना। अच्छा, केमिस्ट्री के बुक में ढूंढना, ठीक है, रसायन में, ठीक है, पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर मेरे ख्याल से 57 होगा, है ना, वहाँ पर नोड के बारे में दिया हुआ होगा, उसको जाकर के आपको पढ़ लेना है। एक एक लाइन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का सबको समझ में आया? ठीक। अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो है इलेक्ट्रॉन भरने की कहानी। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसको बोला जाता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ये जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, आपने परमाणु संरचना में यकीन मानो यही पढ़ रखा है, बल्कि पढ़ नहीं रट रखा है। ऑफ-बाउ का नियम बताइए। ऑफ-बाउ का नियम 3 नियमों पर आधारित है। N+L का नियम, पाउली का अधिकतम अपवर्जन सिद्धांत, और दूसरा क्या होता है, हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। और परिभाषा याद भी किए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ था, आया था नहीं आया था? तो ये आपने पढ़ रखा है, और इसके नाम पर पढ़ा क्या आप भाव प्रिंसिपल में, ये हाका नूडल कुछ, अरे 1s 2s 2p, मैं क्या मान जा 3s 3p 3d, ऐसा वाला कुछ था ना? पक्की बात है? ठीक है, तो इसी को पढ़ेंगे अलग अंदाज में, और यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित तौर पर आपके पेपर में आ रहे हैं। किस प्रकार से आ रहे हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखते हुए इनको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में डालेंगे जिसकी एनर्जी कम हो। ऑफ-बाउ का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम हो। ये मेन पंच लाइन है, ये मेन काम की लाइन है। वास्तविकता जो है, ऑफ-बाउ जो वर्ड है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इट इज जर्मन वर्ड, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन का साइंटिस्ट था कौन? वो जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट में से कौन था? श्लीडन श्वान में से कौन था? बॉटनिस्ट था ना, श्लीडन जर्मनी का था ना। श्वान, श्वान मतलब संस्कृत में होता कुत्ता, है ना, जूलॉजिस्ट, ठीक है। श्लीडन जो है बॉटनिस्ट, वेजिटेरियन है, वो भी जर्मनी का था ना, ब्रिटिश। और जर्मन कौन था? यही था, मुझे नहीं मालूम कौन है, आप देख लेना, ठीक है, जो भी है। खैर, फिलहाल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। बायो आया तो मजे से अलर्ट हो गए, केमिस्ट्री था इसलिए जाने दिया, वाह नालायक हो। जर्मन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है निर्माण, सृजन। बोलो, इसका मतलब ये होता है। बोलो, बात क्लियर है? इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है। और ये क्या होता है? 3 नियमों से मिलकर बना है, 3 नियमों से मिलकर बना है। और वे 3 नियम कौन से हैं जरा देखना। सबसे पहला नियम जो है N+L रूल, ठीक है। दूसरा जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल, ठीक है। N+L नियम, पॉली का अधिकतम अपवर्जन का नियम, और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। तो इन बहुलताओं की चीज़ों को याद करते हुए हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आएगा N+L रूल, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, किसी भी ऑर्बिटल यानी कक्षक की ऊर्जा, ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार से हो सकती है।
अगर वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति है, जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ये लोग हो, ठीक है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो है। यहाँ पर एनर्जी जो है, ऊर्जा डिपेंड करती है एन पे, और ये बोर मॉडल पे बेस्ड है। क्लियर है। अब बोर ने साफ साफ ये बोला था E इक्वस टू -13.6 Z² / n², यानी E समानुपाती -1/n² के। और ये चीज मैं जब पढ़ा रहा था आपको साफ साफ ये चीज बताया था कि n का मान अगर बढ़ेगा तो 1/n² का मान घटेगा, लेकिन माइनस में 1/n² का मान बढ़ेगा, जिस वजह से ऊर्जा बढ़ती है। यानी n अगर बढ़ेगी तो ऊर्जा लगातार बढ़ेगी, n अगर नियत तो ऊर्जा भी नियत। इसका परिणाम मुझे ये मिला कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, है ना, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, और ऐसे करके कक्षकों की ऊर्जा का जब मुझे ऑर्डर पूछा गया तो 1s से ज़्यादा ऊर्जा 2s की थी क्योंकि n का मान ज़्यादा है, 2s और 2p की ऊर्जा बराबर क्योंकि n नियत है, और 2p से ज़्यादा ऊर्जा 3s की है, और 3s, 3p, 3d की ऊर्जा बराबर क्योंकि n का मान नियत है, और 3d से ज़्यादा ऊर्जा 4s की है, और 4s, 4p, 4d, 4f की ऊर्जाएं बराबर है क्योंकि n का मान क्या है, नियत। समझ में आ रहा है बच्चे? पक्की बात है, यहाँ तक सबको ये चीज क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, चल यहाँ तक क्लियर हो गया तो हंस क्यों रहे? चलो यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो ये तो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यहाँ तक बात क्लियर हो गया क्या? इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें ऊर्जा का मान केवल और केवल n पर निर्भर करता है। किस पर? n पर। और n का मान अगर नियत तो उन कक्षकों की ऊर्जाएं भी आप देख रहे हैं नियत होती है, बराबर होती है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन वहीं अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इत्यादि, ठीक है, तो यहां एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है N एंड L दोनों पर डिपेंड करती है। क्लियर है? और ये वेव मैकेनिकल मॉडल, तरंग यांत्रिकी मॉडल पर आधारित है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एनर्जी जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होती है N प्लस L के। क्लियर है? अब N प्लस L के समानुपाती तो है, लेकिन कई कक्षक ऐसे हो जाते हैं जिनमें इफ N प्लस L ये अगर कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, क्या हो जाए बेटा? कांस्टेंट यानी नियत हो जाए, तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में एनर्जी समानुपाती होगी N की, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिसके लिए N का मान क्या है? ज़्यादा है। बोलो समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3s और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3p, n का मान यहाँ कितना है देखो 3, यहाँ कितना है 3, l का मान यहाँ देखो कितना है 0, यहाँ कितना है 1, 3s है और इसको मैं 2p कर देता हूँ, क्या है 2p, है ना, तो n का मान यहाँ कितना है 2 और l का मान यहाँ कितना है 1। अच्छा, n प्लस l का मान कितना है 3 और यहाँ कितना है 3। क्लियर है? ठीक है। अब दोनों के लिए n प्लस l का मान समान हो गया, तो क्या ऊर्जा समान होगी? नहीं। उस कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? n का मान किसका ज़्यादा है? 3s का ज़्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी? 3s की ज़्यादा होगी 2p से। क्यों? अब n को देखेंगे। किसको देखेंगे? n को। ये चीज़ समझ में आया? पक्का समझ में आया? इस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इस पर हम लोग क्या आधारित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी फिलहाल मैं ऊर्जा का क्रम पूछ रहा हूँ, ऊर्जा का क्रम।
ठीक है, किस कक्षक की ऊर्जा कम, किस ऊर्जा की कक्षक ज़्यादा होती है वो देख रहे हैं। मैं यहाँ कक्षक लिख रहा हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, यही सिलसिला है। क्लियर है? ठीक है। n का मान देखेंगे, l का मान देखेंगे, n प्लस l का मान देखेंगे। क्लियर है? n का मान कितना है? 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5। क्लियर है? l का मान s के लिए क्या होता है? 0 0 0 0 0। p के लिए l का मान कितना होता है? 1 2 3। d के लिए क्या होता है? 2 1। d के लिए कितना होता है? 2 2। हाँ ना, ये वापस से देखो, एडिटर भाई साहब काट देना वापस। p के लिए l का मान 1, p के लिए l का मान 1, p के लिए l का मान 1, d के लिए कितना होता है? 2, d के लिए कितना? 2, f के लिए कितना होता है? 3। n प्लस l देखो कितना होगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5। बोलो बात क्लियर है? तो n प्लस l का मान सबसे कम किसके लिए है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ? 1s, इसकी ऊर्जा सबसे कम। फिर किसका होगा बताओ? 2s। फिर किसका होगा? अरे 2p और 3s तो बराबर हो गया, 3 3 वाले ये हैं, तो n का मान जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम, और n का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा। यानी 2p से ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? 3s की होगी। 2p से ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? 3s की होगी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। फिर 3 इससे ज्यादा किसका होगा? 4। 4 वाले हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो n का मान जिसका कम उसका ऊर्जा भी कम। फिर 3p होगा, फिर कौन होगा? 4s। फिर कौन होंगे? 5 5 वाले, 5 वाले 1 2 3 है, तो इसके लिए n का मान किसका कम है? 3d। फिर किसका कम है? 4d। हाँ नहीं 4p। फिर किसका कम है? 5s। समझ में आया? ठीक है। फिर 5 के बाद क्या आएगा? 6 4d। बोलो क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, ये ऊर्जा का क्रम है। ये क्या है बेटा? एनर्जी का क्रम है। और मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन आप कम ऊर्जा के कक्षक से अधिक ऊर्जा के कक्षक में भरते चले जाते हो, यानी इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये रहेगा। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आगे की दिशा में आप भरेंगे, और इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और ये मैंने आपको सिखा रखा, किसी आप बहु प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। सही है? बात समझ में आ रहा है? यही तो करा था, वही तो आप भाव प्रिंसिपल था, वही तो ऊर्जा का क्रम था, और वही इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। नीट 2017 में मेरे बच्चों से क्या प्रश्न पूछा, मतलब मेरे नहीं पूरे भारतवर्ष के बच्चों से प्रश्न पूछा गया था, 2s और 2p कक्षक में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और फ्लैश एकेडमी के बच्चों ने, सारे बच्चों ने ये प्रश्न बनाकर आ गया था। बोलो बात क्लियर है? ये पूछा था 2s और 2p कक्षक में किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक है। और मेरे ख्याल से इस साल भी, मुझे ध्यान में नहीं है, शायद इस साल भी कक्षक की ऊर्जा से रिलेटेड एक प्रश्न था, मुझे ध्यान में नहीं है। बोलो बात क्लियर है? हो सकता है अभी है कि नहीं, लेकिन पहले ये वाला 2017 में यहाँ से पूछा जा चुका है। क्या सबको समझ में आया? तो n+l नियम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है, सबको अच्छे से समझ में आया। पहला नियम यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या है बेटा? पाउली का पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बोलो यही है? पक्की बात है? ठीक है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये बोलता है, सोना नहीं है, सोने वाले लड़के, ठीक है, किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन हेतु चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय समान नहीं होता। मतलब कि कोई भी एक ही परमाणु में उपस्थित कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, और आप सोचो कि उसके लिए चारों क्वांटम संख्या यानी n, l, m और s, चारों पानी पीने वाले लड़के, n, l, m और s चारों क्या होंगे? समान होंगे। ऐसा संभव नहीं है।
ऐसा हो ही नहीं, ये होता ही नहीं है पानी पीने वाले लड़के, और ये होने देना भी नहीं। गिरा मत पानी, कॉपी में गिर रहा है, ठीक है। हाँ चलो, अथवा अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैंने यहां पर 3s कक्षक लिया और दूसरा 3s कक्षक यहां ले रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसा भरा, इसमें इलेक्ट्रॉन, कोई पापा की परी आई बोली कि माँ लाइफ माँ रूल्स, मैं अपने अनुसार भरूंगी इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तब वहां पर क्या होगा देखना, ठीक। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना 3, इसके लिए कितना 3, l का मान कितना 0, l का मान कितना 0, m का मान 0 और 0, s का मान यदि ये +½ है तो ये -½ होगा, और अगर ये -½ है तो ये +½ होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे? क्लियर हो रही बात? तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके चारों क्वांटम संख्याओं के समुच्चय समान नहीं है, दोनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अगर समान भर दो तो n का मान क्या होगा 3 3, l का मान कितना होगा 0 0, m का मान कितना होगा 0 0, है ना, s का मान कितना होगा +½ समान हो गया। यानी कौन से नियम की अवहेलना हो गई है? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की अवहेलना। यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत है। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात है, सच में समझ में आया? ये जो होगा गलत होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और ये जो होगा सही होगा। पक्की बात, समझ रहे हो? ये सही है और ये गलत है। क्लियर? ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम समझ में आया। अब यहां तक तो सब बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताने जा रहा हूं जो आपको गौर से सुनना है और समझना है। पाउली का अपवर्जन नियम किसके लिए लागू नहीं होता? तो पाउली का अपवर्जन नियम होने के लिए एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ऐसा कौन सा ढीठ है, ऐसा कौन सा नालायक है, ऐसा कौन सा रणबीर सिंह है आवर्त सारणी का जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है? हाइड्रोजन। दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपवर्जन, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या कुछ भी हो सकता है वहां? तो समझ में आ रही बात? यानी मैं लिख सकता हूं पाउली का अपवर्जन नियम, पावली लिखते हैं ना, का अपवर्जन नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होवत है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? पक्की बात है? ठीक है, चलिए आखिरी नियम और आज के क्लास का समापन भी हो जाएगा। वो है क्या? हुंड की अधिकतम बहुलता नियम। इसका अर्थ होता है एक जैसे अनेक, एक जैसे अनेक। मतलब कि किसी उपकोष में अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कर रहे हो, किसी उपकोष में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कर रहे हो तो सभी कक्षकों में एक ही चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पुनरावृत्त करेगा, उसका चक्रण अपोजिट होगा। यानी मैं लिख सकता हूं समभ्रंश कक्षकों में पहले एक ही चक्रण के या समांतर चक्रण के
एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तत्पश्चात विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉनों का भरना प्रारंभ होगा। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। इसका मतलब होता है एक जैसे अनेक। जैसे मैं इसको समझाऊं, ये मेरे पास पी कक्षक है। क्या है? पी कक्षक है। मेरे को इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने? 4। तो पहले समान चक्रण के 3 इलेक्ट्रॉन भरा इन समभ्रंश कक्षकों में, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसके क्या होगा बेटा? ऑपोजिट। बोलो क्लियर है? ठीक वैसे ही यहाँ पर एक ऐसे नहीं भर सकता मैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरूंगा, एक ऐसा भरूंगा, एक ऐसा भर दूंगा, है ना? ऐसे नहीं भरूंगा, पाप पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? एक ही प्रकार के समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरने हैं, समान चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरने। ऐसे भी नहीं भरूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 यहाँ भर दिए, एक इधर रख दूंगा। पागल है क्या? ठीक है, बताओ अगर ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो कौन से नियम की अवहेलना होती है? हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम। एक जैसे अनेक होने चाहिए, एक जैसे अनेक होने चाहिए। किन्होंने अधिकतम बहुलता के नियम की अवहेलना की है? 1 2 3 4 5 6 7। बोलो समझ में आ रहा है? होना क्या चाहिए? एक जैसे अनेक। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे सपोज, जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं पी कक्षक। किशन गौर से देखना, पी कक्षक एक इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। 1 बोल, 1 2 3। सही है कि नहीं? बोलना गलत होगा। यस सर, नो सर बोलना। ठीक है, 1 2 नो सर बोलना है, गलत नहीं। नो सर, क्या बोलना है? नो सर। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। नो सर। 1 2 3 4 5 6। नहीं है सर। डी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा? देख, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत। दूध भात। ठीक है, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? यही है क्या बेटा? अधिकतम बहुलता का नियम। नहीं आ रहा समझ? हुंड की क्या है? ये अधिकतम बहुलता का नियम है। पक्का समझ में आया? ठीक है। अच्छा, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहां से लागू होगा? जब समभ्रंश कक्षकों में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा समान चक्रण का भरना होगा। यही से चालू होगा ना। ऐसा होता कहाँ से है? देखो, अगर मैं S है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। ठीक है, क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो कौन सा है? पाउली का अपवर्जन नियम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, पाउली का अपवर्जन नियम। अब समान चक्रण, समांतर चक्रण के कम से कम सभी समभ्रंश इलेक्ट्रॉन भरने कक्षकों में, तो क्या होगा? 1 और ये 2। यहां से क्या चालू हो रहा है? अपवर्जन नियम। ये बात आपको नहीं पता, सॉरी, अधिकतम बहुलता का नियम। वो अपवर्जन बहुलता अधिकतम में कंफ्यूज, इंग्लिश में सही रहता है। यहां से क्या चालू होता है? हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। बोलो समझ में आ रहा है? तो कम से कम मल्टीप्लिसिटी रूल के लिए समभ्रंश कक्षों में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये स्टार्ट कहां से होता है? 2 2 4 2 6। 6 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? कार्बन। किसमें होते हैं? कार्बन 6 में। यानी ठीक है, बहुलता का नियम कार्बन 6 से प्रारंभ होता है। पक्की बात है? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना? समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत? जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।